नमस्कार जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ध्येय यात्रा आईसीएस में। हमारी यूट्यूब पर सीरीज चल रही है जिसमें स्टेट पीसीएस के विद्यार्थी और अपना यूपीएससी के अभ्यर्थियों के लिए हम कक्षाएँ लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर दे रहे हैं। आज जो हमारी कक्षा रहेगी वो भारत का भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी पर हमारी क्लास रहेगी। इंडियन ज्योग्राफी में हम जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत की स्थिति एवं विस्तार। कि भारत अगर हम ग्लोब पर देखें भारत को तो भारत की अवस्थिति भारत की स्थिति ग्लोब पर कहाँ पर है। क्योंकि जब हम भारत के भूगोल में भारत की नदियां भारत के पठार पर्वत मैदान यहाँ की वनस्पतियां यहाँ की मृदा पढ़ते हैं यहाँ की जलवायु पढ़ते हैं उससे पहले हमारे को ये जानकारी जरूर होनी चाहिए एक अपना भूगोल के विद्यार्थी के तौर पर कि भारत की स्थिति विश्व मानचित्र पर कहाँ है। तो आज इसी क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि भारत की स्थिति एवं इस विस्तार हमारे अगर हम ग्लोब की बात करते हैं तो वो कहाँ पर है। अगर हम भारत की स्थिति एवं विस्तार की बात करें तो अगर मैं ग्लोब बनाता हूं आपके सामने, ये हमारे सामने ग्लोब है। तो ये पूरी की पूरी हमारी क्या है, पृथ्वी है। तो इस पृथ्वी पर कुछ चीजें समझने के लिए कुछ काल्पनिक रेखाएं दी गई है ताकि हम एक देश की एक क्षेत्र की एक अवस्थिति का पता कर सके कि वो क्षेत्र किस स्थान पर है किस अक्षांश पे किस देशांतर पर है। ऐसी कुछ काल्पनिक रेखाएं दी गई है। तो अगर ऐसी काल्पनिक रेखाएं दी गई है तो उसमें एक काल्पनिक रेखा आप देखेंगे जो हमारे ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। यानी कि एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो हमारे ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। यानी कि दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को क्या बोलते हैं हम, बोलते हैं हम विषुवत रेखा। विषुवत रेखा यानी कि इसको विषुवत रेखा इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे सूर्य हमेशा रहता है यानी कि विषु, और इसको और क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखीय भूमध्य रेखा। यानी कि इसको इंग्लिश में इक्वेटर भी हम बोलते हैं। तो ये विषुवतीय रेखा है, विषुवत रेखा है या भूमध्य रेखा भी इसको बोलते हैं और इसको इक्वेटर भी कहा जाता है। यानी कि हमारे ग्लोब को जो दो बराबर भागों में बांटती है ऐसी रेखा को क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। यानी कि जब इसने दो बराबर भागों में हमारी पृथ्वी को विभाजित किया तो इस जो ऊपर वाले जो ये नॉर्थ में जो पड़ रहा है हमारे को, जो उत्तर में पड़ रहा है, इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी उत्तरी गोलार्ध यानी कि इसको बोलते हैं नदन हेमिस्फीयर। जो ये हमारा जो विश्व रेखा में ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटा, जो ऊपर वाला भाग हो गया इसको क्या बोला, उत्तरी गोलार्ध। और जो दक्षिण वाली जो जगह बच गई हमारी जो विश्व रेखा के दक्षिण में यानी कि साउथ में, इसको क्या बोला, दक्षिण गोलार्ध। यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे सदर्न हेमिस्फीयर। तो आप क्या समझे, ये विषुवत रेखा है और विषुवत रेखा के ऊपर वाले हिस्से को बोला हमने उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और दक्षिण वाले हिस्से को बोला हमने दक्षिणी गोलार्ध यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर। तो इस विषुवत रेखा ने क्या किया, जो काल्पनिक रेखा है जो हमारे किसी भी देश की अवस्थिति को या किसी भी क्षेत्र की अवस्थिति को समझने के लिए रेखाएं खींची गई है मानचित्र पर, उसको जो दो बराबर भागों में जिस ग्लोब को जो बांटती है उसको बोलते हैं हम विषुवत रेखा। ठीक है, और ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध हो गया। अब वैसी ही एक रेखा ग्लोब को इस तरह से बांटती है। इसको कैसे बांटा, इसको बांटा पूर्वी गोलार्ध। यानी कि अगर मैं इस लाइन को भी मिटा दूं एक सेकंड के लिए आप समझाने के लिए, इस लाइन को अगर मैं इस तरह से मिटा दूं तो जो ये वाला गोलार्ध है, चीजों को समझते हुए चलना, क्योंकि जियोग्राफी तब तक समझ जाती जब तक जियोग्राफी का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। तो अगर मैं इस तरफ की बात करूं तो ये कौन सा गोलार्ध हो गया, पूर्वी गोलार्ध। ये कौन सा गोलार्ध हो गया, पूर्वी गोलार्ध। ये किसने बांटा, तो एक रेखा है कि जब अगर हम इस तरह से दुनिया को देखें, इस तरह से दुनिया को हम अगर मानचित्र पे देखें तो एक ऐसी लाइन है जिसको बोलते हैं 0 डिग्री।
जीएमटी सुना होगा आपने नाम, ग्रीनविच मीन टाइम, जहां से हमारा जो समय का निर्धारण होता है उसको बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। और ये ब्रिटेन से खींची गई है, ग्रीनविच करके वहां पे प्रयोगशाला है, वहां से एक रेखा खींची गई है, यानी कि ये वाली रेखा, इसको हमने बोला जीएमटी। और ये दो, हमारे जो विश्व को है, जो हमारी पृथ्वी को, ये दो बराबर भागों में बांटती है, इसको बोलते हैं 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा। 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा बोलते हैं इसको। ये हमारी पृथ्वी को क्या करती है, दो बराबर भागों में बांटती है। और जो मैंने आपको पूर्वी तरफ का बोला, इसको बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध। और जो हमारा पश्चिमी तरफ का है, इसको बोलेंगे पश्चिमी गोलार्ध। तो जीएमटी जो हमारी है, ग्रीनविच मीन टाइम करके जो एक रेखा है, इस रेखा ने क्या किया है, इसने हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटा हुआ है, उसको बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। और एक मैंने आपको बताया था कि जिसने हमारे ग्लोब को उत्तर और दक्षिण में बांटा हुआ है, उसको बोलते हैं हम भूमध्य रेखा, यानी कि विषुवत रेखा, इंग्लिश में बोलेंगे इक्वेटर। उसने हमारे ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटा हुआ है, ऊपर वाले को बोलते हैं हम उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को बोलते हैं हम दक्षिणी गोलार्ध। और जो ये जीएमटी रेखा है, इसने भी दो बराबर भागों में बांटा हुआ है, लेकिन ये कैसे बांटता है, एक पूर्वी गोलार्ध, एक पश्चिमी गोलार्ध। और इस तरह से हमारे ग्लोब के ऊपर ये दो काल्पनिक रेखाएं खींची गई है। अब जीएमटी को तो मैं तब समझाऊंगा जब मैं आपको भारत का मानक रेखा समय पढ़ाऊंगा, कि भारत की मानक रेखा से समय क्या कहां से निर्धारित की गई है, या कैसे है, या ग्रीनविच मीन टाइम क्या है। जब मैं आपको वो समझाऊंगा, तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन अभी हमने समझना है भारत की अवस्थिति और भारत का विस्तार कहां तक है। तो मैंने बोला ये काल्पनिक रेखा है, इसने दो बराबर भागों में हमारे ग्लोब को बांट दिया। अब ऐसी ही कुछ रेखाएं और है इसके साथ, इस तरह से कुछ दक्षिण गोलार्ध में भी है, कुछ उत्तरी गोलार्ध में भी है, इस तरह से कुछ रेखाएं खींची गई है। और ये जो रेखा है, जो इस तरह से जो सीधी रेखा है, इसको बोलते हैं अक्षांश। क्या बोलते हैं इसको, अक्षांश रेखा। इसको बोलते हैं अक्षांश रेखा। जो मैं इस तरह से लेटी हुई लाइन खींच रहा हूं आपको, जो सीधी आपको दिखाई दे रही है, इसको क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा। इस रेखा को क्या बोलते हैं, अक्षांश। यानी कि जो इस तरह से लेटी हुई रेखा होगी हमारे ग्लोब के ऊपर, आपने देखी होगी, उसको क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा। और ये रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है, ये बिल्कुल समांतर समानांतर चलती है एक दूसरे के। और इनके बीच की जो दूरी है वो भी बराबर होती है, यानी कि जो अक्षांश है, इनके बीच की जो इनके मध्य की दूरी है वो बराबर होती है। जितने भी अक्षांश हमारे को ग्लोब के ऊपर दिखाई देंगे, उनके बीच की दूरी, उनके मध्य की दूरी बराबर होगी। अब इस विषुवत रेखा ने इसको बोला उत्तरी गोलार्ध, इसको बोला दक्षिणी गोलार्ध, क्योंकि दो भागों में विभाजित कर लिया है। तो एक ऐसी एक बहुत प्रमुख और महत्वपूर्ण लाइन है, उसको बोलते हैं हम कर्क रेखा। तो जब हम उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं, जब हम उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में एक रेखा मिलेगी हमारे को, जिसको हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। और ये इसीलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने देखा होगा हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो 23.5 डिग्री झुकी है, तो जो ये कर्क रेखा है, ये कितने नंबर पे आती है हमारे, ये 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में आती है, यानी कि नदन हेमिस्फीयर में आती है। तो जो कर्क रेखा है वो उत्तरी गोलार्ध में कितने डिग्री पे, 23.5 डिग्री पे। क्योंकि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसीलिए जो हमारी जो उत्तरी गोलार्ध में एक महत्वपूर्ण रेखा बन जाती है, वो कर्क रेखा बन जाती है। और इसी के समानांतर जो दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध में भी एक रेखा है जो बहुत महत्वपूर्ण रेखा है, उसको बोलते हैं मकर रेखा। उस रेखा को क्या बोलते हैं ना, मकर रेखा। और वो भी दक्षिणी गोलार्ध में कितने डिग्री पे है, वो भी 23.5 डिग्री पे, 23.5 डिग्री नदन में। अब है तो ये साउथ में, लेकिन मैं आगे आपको समझाऊंगा कि भारत की जो अवस्थिति है वो पूरी की पूरी पूर्वी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में पड़ती है, वो मैं भी आपको समझाऊंगा। तो 23.5 डिग्री नदन में, और विषुवत रेखा के दक्षिण में ये कौन सी रेखा है, मकर रेखा। ये कौन सी रेखा है, मकर रेखा है। तो ये कुछ काल्पनिक रेखाएं हमारे ग्लोब के ऊपर कुछ खींची गई है, ठीक है।
फिर ऐसे ही हम और ऊपर चले गए तो एक और महत्वपूर्ण हमारे को रेखा मिल जाती है। इस रेखा को बोलते हैं हम आर्कटिक वृत्त। तो जब हम ऊपर को जाएंगे तो 23 से जब हम ऊपर को चलेंगे, 23-24 करके हम ऊपर को जाएंगे तो एक ऐसी हमारी गिनने में 66.5 डिग्री पे गिनती जब आएगी तो हम देखेंगे कि 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री में हमारे क्या है, उसको बोलते हैं हम आर्कटिक वृत्त। उसको क्या बोलते हैं? आर्कटिक वृत्त। यानी कि जब हम 66.5 डिग्री ऊपर को चलेंगे, 23.5 से जब हम ऊपर को जाएंगे तो गिनती में हमारे को 66.5 में मिलेगा, तो 66.5 डिग्री हमारे क्या है, आर्कटिक वृत्त होता है। यानी कि आप समझे जो विषुवत रेखा है इसको बोलते हैं हम 0 डिग्री, 0 डिग्री विषुवत रेखा। तो जब हम उत्तरी गोलार्ध में चले गए तो गिनती कैसे शुरू होगी, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से गिनती शुरू होगी। और कहां तक जाएंगे, तो जब हम उत्तरी ध्रुव तक जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, उत्तरी ध्रुव। ये हो गया उत्तरी ध्रुव। तो जब हम उत्तरी ध्रुव पे जाएंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री आता है, यहाँ पे 90 डिग्री। तो जो विषुवत रेखा से जब ऊपर को चले गए उत्तरी ध्रुव तक तो 90 डिग्री, और जब हम विषुवत रेखा से नीचे को चले गए यानी कि दक्षिण गोलार्ध में चले गए तो यहाँ कौन सा ध्रुव आएगा, दक्षिणी ध्रुव। दक्षिण ध्रुव। तो यहां भी कहां पहुंचेगा हम, 90 डिग्री। तो यानी कि बराबर भागों में विभाजित करती है जब विषुवत रेखा, तो नीचे को भी 1 2 3 करके 90 तक पहुंचेंगे हम, और ऊपर को भी 1 2 3 करते हुए 90 तक पहुंचेंगे। और ये कुछ काल्पनिक रेखाएं दी है। 0 डिग्री से जब हम नदन हेमिस्फीयर में जाते हैं, उत्तरी गोलार्ध में जाते हैं, तो एक हमारे को 66.5 डिग्री पे कर्क रेखा मिलती है, और जब हम और ऊपर को जाते हैं तो 66.5 डिग्री पे हमारे को आर्कटिक वृत्त मिलता है, और 90 डिग्री पे हमारे को क्या मिलता है, उत्तरी ध्रुव। और वही जब विषुवत रेखा से हम दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं तो 23.5 डिग्री पे हमारे को क्या मिलती है, मकर रेखा। और एक महत्वपूर्ण रेखा हमारे को और मिलती है, वो मिलती है हमारे को 66.5 डिग्री पे दक्षिणी गोलार्ध में, उसको बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त। डिग्री अंटार्कटिक वृत्त। तो इस तरह से कुछ हमारे ग्लोब के ऊपर कुछ काल्पनिक रेखा खींची गई है, जिसे हम ये अनुमान लगाते हैं कि जो अपना किसी देश की अवस्थिति और उसका विस्तार कहां तक है। इतनी बात आपको क्लियर क्लियर समझ आ गई कि किस तरह से हमारे ग्लोब के ऊपर विभाजन किया हुआ है। अब मैंने आपको बोला कि जो विषुवत रेखा है इसको विषुवत इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि सूर्य इसी के जो सूर्य है वो 12 महीने इसी के आसपास रहता है, इसी के आसपास रहता है, यानी कि इसको इसलिए हम विषु कहते हैं और इसको विषुवत रेखा कहते हैं। तो जो हमारा सूर्य है, सूर्य कहां तक रहता है, क्योंकि मैंने बोला आपको कि हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे झुकी है, तो 23.5 डिग्री कर्क से लेकर 23.5 डिग्री मकर रेखा के बीच में सूर्य रहता है। यानी कि अगर मैं यहां पे बताऊंगा आपको, तो ये कर्क रेखा है हमारी, ये कर्क रेखा है, और ये हमारी विषुवत रेखा है, और ये हमारी मकर रेखा है। तो जो सूर्य है, सूर्य इन्हीं तीन रेखाओं के बीच रहता है। तो सबसे अधिक जो हमारे को गर्मी देखने को मिलती है, तो सबसे अधिक हमारे को गर्मी कहां देखने को मिलेगी, ये जो कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा वाला क्षेत्र है, इसके मध्य जितने भी देश हमारे को मिलते हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं, वो सारे के सारे गर्मी वाले क्षेत्र में आते हैं, यानी कि उष्ण क्षेत्र में वो सारे के सारे देश आते हैं। यानी कि सूर्य यहाँ पे सबसे अधिक समय तक रहता है, और इन्हीं के मध्य सूर्य ऊपर नीचे आवागमन करता है। तो जो विषुवत रेखा पे है, विषुवत रेखा पे सबसे बड़ा दिन किस दिन होता है, यानी कि जिस दिन सूर्य विषुवत रेखा पे लंबवत पड़ेगा, यानी कि उस दिन हम ये बोलेंगे कि जो सूर्य है वो विषुवत रेखा वाले देशों में आज सबसे बड़ा दिन है। क्योंकि विषुवत रेखा पे क्या होगा, सूर्य लंबवत पड़ेगा, यानी कि अगर कोई चीज है वो अगर मैं उस पर टॉर्च इस तरह से उस पर स्ट्रेट लगा दूं, मेरे पे कोई टॉर्च अगर लगा दे मेरे मुंह के ऊपर सीधे तौर पे, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल वो टॉर्च कैसे आ गई, मेरे ऊपर आ गई। वैसे ही जब सूर्य इस लाइन पे होता है, जिस दिन सूर्य इस लाइन पे होता है, तो हम उस दिन बोलते हैं कि विषुवत रेखा में सबसे बड़ा दिन है। और जो यहाँ पे देश हो गए उसको भी हम ये बोलते हैं कि आज वो जो देश है यहाँ पे आज सबसे बड़ा दिन रहने वाला है। वो इसलिए होता है क्योंकि इस विषुवत रेखा पे सूर्य लंबवत पड़ता है। तो वो कब पड़ता है, तो आप देखेंगे वो पड़ता है हमारा 21 मार्च को। कब पड़ता है, 21 मार्च को पड़ता है। तो 21 मार्च को सूर्य कहां पे होता है, तो लंबवत पड़ता है वो हमारी
जो विषुवत रेखा है। फिर आप मार्च के बाद चलेंगे, तो मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून। तो जब आप जून में पहुंचते हैं तो 21 जून को, तो जब आप जून में पहुंचते हैं तो 21 जून को जब आप पहुंचेंगे तो 21 जून को कहां पहुंचेंगे आप? 21 जून को पहुंचेंगे आप कर्क रेखा पे। तो 21 जून, तो जो देश कर्क रेखा के ऊपर पड़ते हैं, जो देश कर्क रेखा के ऊपर पड़ेंगे, आगे मैं समझाऊंगा कौन कौन से देश कर्क रेखा पे पड़ते हैं, विश्व पे कौन कौन से पड़ेंगे। जब हम विश्व भूगोल पढ़ेंगे तो हम उसमें सारी चीजें देखेंगे। तो 21 जून को क्या होता है? 21 जून को जो सूर्य होता है वो किस रेखा पे होता है? कर्क रेखा पे होता है। अब 21 जून के बाद सूर्य, आप ये मत सोचता कि सूर्य ऊपर को जाएगा, सूर्य फिर वापस जाएगा। क्यों, मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि जो सूर्य है, जो सूर्य है हमारा, जो सन है, वो सन कैसा है? सन कैसा है? वो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य ही क्या करता है? ऊपर नीचे चलता रहता है और इन्हीं के मध्य सूर्य रहता है। अब 21 जून को हमारा है कर्क रेखा के ऊपर। अब 21 जून के बाद सूर्य वापस जाएगा, वापस जाएगा किसकी तरफ को? विषुवत रेखा की तरफ को। तो जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो जब 23 सितंबर आएगा, कौन सा सितंबर? 23। तो जब 23 सितंबर आएगा तो 23 सितंबर पे जो सूर्य है वो दोबारा कहां पे आ जाएगा? विषुवत रेखा के ऊपर आएगा। तो इसलिए तो मैंने बोला कि सूर्य अधिकतम कहां रहता है? विषुवत रेखा के पास, इसीलिए हम इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं, इसलिए विषु इसको हम बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब सितंबर में सूर्य विषुवत रेखा पे आ गया तो हम उसके बाद बोलते हैं, सितंबर के बाद में आपने देखा होगा जो ये हिमाचल वाला क्षेत्र है या ऊपर जो उत्तरी भारत है, यहाँ पे ठंड पड़नी शुरू हो जाती है। ठंड पड़नी शुरू क्यों हो जाती है? क्योंकि अब सूर्य क्या होता है कि सूर्य कहां जा रहा है? अब दक्षिण गोलार्ध की तरफ जा रहा है, दक्षिण गोलार्ध की तरफ जा रहा है। तो सितंबर के बाद क्या होगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जो जब दिसंबर आएगा तो आप देखेंगे कि 22 दिसंबर को, कब? 22 दिसंबर को। तो 22 दिसंबर को सूर्य कहां पे होगा? मकर रेखा पे होगा। फिर वही प्रोसीजर दोबारा चलता है, फिर ऊपर को जाएगा तो ऊपर कब पहुंचेगा? मार्च में पहुंचेगा। मार्च में फिर जून में आएगा, जून से नीचे चलेगा तो सितंबर में विषुवत रेखा पे दोबारा पहुंच जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि सूर्य चलता रहता है और सूर्य इन्हीं रेखाओं के बीच चलता है, अपना कर्क से लेकर मकर रेखा के मध्य सूर्य रहता है। इतनी बात क्लियर। अब क्या होता है कि जब सूर्य 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में होता है तो आपने देखा होगा पूरी तरह से भारत के, खास करके जो उत्तरी भारत है उसमें पूरी की पूरी क्या होती है? ठंड होती है। और आप लोगों ने घर में ये भी सुना होगा अपने माता पिता को कहते हुए कि अब दिन छोटे हो गए हैं। तो दिन छोटे होने का मतलब क्या है? दिन छोटे होने का मतलब है कि अब सूर्य की जो किरण है वो हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है, वो बहुत कम हमारे तक पहुंच पाती है, इसीलिए अंधेरा जल्दी हो जाता है। हम बोलते हैं कि अब दिन छोटे हो गए हैं। जब सूर्य 22 दिसंबर से वापस विषुवत रेखा पे आता है और फिर ऊपर अपना कर्क रेखा की तरफ सूर्य चढ़ता है तो आपने सुना होगा घर वालों को कहते हुए या समाज के कुछ लोगों को कहते हुए कि अब दिन बढ़ गए हैं। दिन बढ़ने का मतलब यह है कि अब सूर्य यहाँ पे काफी समय तक रहेगा, उसकी किरणें हमारे तक काफी समय तक आएगी, इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे दिन बड़े हमारे को दिखाई देते कि अब दिन बड़े हो गए हैं। और इसके अलावा उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा से ऊपर और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के नीचे सूर्य की जो किरण है वो बहुत कम रहती है, जिसके कारण से क्या होता है कि ये क्षेत्र हमेशा ठंडे है। जब मैंने यूरोपियों का आगमन आपको पढ़ाया था तो मैंने उसमें एक चीज समझाई थी कि यूरोप बहुत ठंडा क्षेत्र है। तो जो यूरोप पड़ता है वो भी काफी ऊपर पड़ता है, अपना कर्क रेखा से काफी ऊपर पड़ता है, तो इसलिए वहां क्या दिखाई देती है? आपको ठंड दिखाई देती है। तो मैंने उसमें आपको कॉन्सेप्ट में समझाया था कि वो मसाले के लिए भारत इसलिए आए थे क्योंकि वो मांस खाते थे। तो ये वाला मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था। तो इतनी सी बात समझ गए आप कि इस तरह से हमारा क्या है? ग्लोब है। अब हमने देखनी है भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। अब भारत की अवस्थिति और विस्तार देखेंगे तो आपने देखा होगा जो ये भारत है, हमारा भारत, ये भारत कहां पे? ये भारत हमारा जो है, ये जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। जो ये कर्क रेखा है ये भारत को क्या करती है? दो बराबर भागों में, अगर आप इस तरह से भारत को बनाएंगे तो दो बराबर भागों में क्या करती है? कर्क रेखा भारत को बांटती है। क्लियर बात? अगर मैं इस वाले कॉन्सेप्ट को आपको इस तरह से समझाऊं कि ये हमारी कौन सी रेखा होगी? जीएमटी होगी। क्लियर? और जो तो मैंने आपको लेटी लेटी लाइन बताई, ये क्या थी?
अक्षांश है। लेकिन एक देशांतर होता है। देशांतर कैसे होता है कि वो, आपने कुछ खड़ी लाइनें देखी होगी इस तरह से, ग्लोब के ऊपर कुछ आपने इस तरह की लाइनें देखी होगी जो बिल्कुल खड़े तरीके से होती है, इस तरह से। इस तरह से आपने कुछ लाइनें हमारे ग्लोब के ऊपर देखी होगी, कुछ इस तरह की लाइनें। इन रेखाओं को क्या बोलते हैं? इन रेखाओं को बोलते हैं देशांतर, यानी कि लॉन्गिट्यूड, देशांतर रेखा। इन रेखाओं को क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। तो ये कौन सी रेखा होगी जो खड़ी खड़ी है? ये है देशांतर। और जो लेटी हुई रेखा है इसको क्या बोलते हैं? अक्षांश। लेकिन मैंने क्या बात बताई कि अक्षांश एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, लेकिन देशांतर क्या होता है कि देशांतर की जो देशांतर क्या होते हैं कि एक दूसरे को काटते हैं। और आपने देखा होगा कि मैंने ये चीज बताई थी कि जो अक्षांश होते हैं इन दोनों के बीच की, दो अक्षांशों के मध्य की जो दूरी होती है वो बराबर होती है, यानी कि 111 किलोमीटर होती है, बराबर होती है। लेकिन जो देशांतर होते हैं जो देशांतर होते हैं जिसको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, इनका क्या होता है कि इनके मध्य की दूरी बराबर नहीं होती है। आप यहाँ पे देखेंगे ये कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा है। तो जो विषुवत रेखा है, इस विषुवत रेखा पे तो इनकी आपस में बराबर दूरी होती है। लेकिन जैसे 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 ये ऊपर को जाएंगे, कर्क रेखा की तरफ जाएंगे, या ऊपर उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएंगे, या नीचे मकर रेखा की तरफ आएंगे, या दक्षिणी गोलार्ध की तरफ आएंगे, तो इनके बीच की दूरी क्या हो रही है? कम हो रही है। और उत्तरी ध्रुव में जाके और दक्षिणी ध्रुव में जाके ये क्या हो जाते हैं? बिल्कुल शून्य हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं? बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, इकट्ठे मिल जाते हैं यहाँ पे। तो अक्षांश और देशांतर में कॉन्सेप्ट याद रखना हमेशा कि देशांतर हमेशा एक दूसरे को काटते हैं और ध्रुव पे जाके ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। लेकिन इनकी आपस की जो बराबर दूरी है ये सिर्फ और सिर्फ विषुवत रेखा पे रहती है। जैसे ये कर्क रेखा की तरफ जाएंगे, जैसे ये मकर रेखा की तरफ जाएंगे, इनके बीच की दूरी में क्या होता है? कमी आने लगती है और ध्रुव पे जाके बिल्कुल जीरो हो जाती है। इतनी बात क्लियर? तो जो ये देशांतर है, ये देशांतर कैसे? अगर ये 0 डिग्री है तो 0 से लेकर इधर को 180, इधर को भी 180, तो 180 और 180 कितने हुए? 360 डिग्री। तो देशांतर कितने? 360 है। हालांकि अभी मैं आगे समझाऊंगा जब भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आपको समझाऊंगा। तो अगर मैं इस वाले ग्राफ को यह आपको समझाऊं इस तरह से, इस तरह से ये ग्राफ इस तरह से आएगा, ये खड़ी खड़ी लाइन देशांतर होगी, लेटी हुई अक्षांश होगी। ये क्या होगी? 0 डिग्री है। ये क्या होगी? 0 डिग्री है। जीरो से अगर मैं इधर को जाऊंगा 1 2 3 और ऐसे करके मैं कहां पहुंचूंगा? 180 डिग्री। जीरो से फिर मैं इधर पाऊंगा तो ये कहां पे आऊंगा? 1 2 3 180। और ये हो गया हमारा अपना अक्षांश। अक्षांश में मैंने ये चीज बोली आपको, क्या नाम है अपना? 0 डिग्री विषुवत रेखा। अब यहां से मैं ऊपर को जाऊंगा 1 2 और ये कहां तक जाऊंगा मैं? 90 तक। और अगर मैं ऐसे ही नीचे को जा रहा हूं 1 2 फिर का 90 तक, तो इस तरह से मैं नीचे को कैसे जाऊंगा? 90 तक जाऊंगा। तो इतनी सी बात आपको क्लियर आ गई। अब मैंने इसमें किसी देश को देखना है, तो कोई देश यहाँ इस जगह पे पड़ता है, इस जगह पे कोई देश इस जगह पे पड़ रहा है, तो आप देखेंगे कि मैं क्या बोलूंगा कि वो देश 3 डिग्री देशांतर और 1 डिग्री अक्षांश से पड़ता है। यानी कि मैं क्या बोलूंगा कि यह देश 3 डिग्री देशांतर एवं 1 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। मैं इस तरह से बोलूंगा कि भाई ये कोई जो बिंदु है, ये देश मान के चलिए वो कैसा है कि 3 डिग्री देशांतर पे और 1 डिग्री अक्षांश पर पड़ता है। इस तरह से मैं कहूंगा। लेकिन जब मैंने भारत को देखना है, तो भारत ऐसा कोई बिंदु की तरह तो है नहीं कि एक जगह। तो भारत कैसे? भारत आपको इस तरह से फैला हुआ मिलेगा। भारत आपको इस तरह से फैला हुआ मिलेगा। अब भारत का अनुमान लगाना कि भारत का जो ये जो दक्षिणी हिस्सा है यहां से कौन सा अक्षांश गुजरता है, ये जो भारत का उत्तरी हिस्सा है यहां से कौन सा अक्षांश गुजरता है, भारत का जो ये पूर्वी हिस्सा है यहां से कौन सा अक्षांश गुजरता है, भारत का ये पश्चिमी हिस्सा है यहां से कौन सा देशांतर गुजरता है। तो हमारे को ये अनुमान लगाना पड़ेगा। और ये अनुमान कब लगाएंगे हम? जब हमारे को भारत की अवस्थिति और भारत की स्थिति हमारे को मालूम होगी। इतनी बात क्लियर? तो अब मैं इसको मिटा देता हूं इस ग्राफ को, ठीक है।
अब हमारे को भारत की स्थिति समझनी है कि भारत एक्चुअल में किस तरह से है। तो जब मैंने आपको बताया कि ये वाली कैसी लाइन होगी, अक्षांश, और ये जब हम ऊपर से इस तरह से लाइन को, किसी लाइन को खींचेंगे इस तरह से, तो वो उसको क्या बोलते हैं हम, देशांतर। उसको क्या बोलते हैं हम, देशांतर। इतनी बात क्लियर है। अब हम अक्षांश देखेंगे कि भारत के दक्षिण से कौन सा अक्षांश गुजरता है। तो हम देखेंगे कि भारत की जो मुख्य भूमि है यानी कि कन्याकुमारी में, तो आप यहां देखेंगे, यहां से जो अक्षांश गुजरता है उस अक्षांश को बोलते हैं 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट का मतलब क्या है, इसको बोलेंगे अक्षांश। 8 डिग्री 4 मिनट का मतलब क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट का मतलब यह है कि भाई पूरा पूरा क्या नहीं है, 8 नहीं है, 8 से थोड़ा सा ज्यादा है, यानी कि 9 भी नहीं है और 9 के बीच में, तो यानी कि 8 और 9 के बीच में है, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश कहां से गुजर रहा है, हमारे दक्षिण भारत से गुजर रहा है। दक्षिण भारत से गुजर रहा है, कहां से गुजर रहा है, कन्याकुमारी से। तो कहां से गुजर रहा है, कन्याकुमारी से। कन्याकुमारी कहां से गुजर रहा है, कन्याकुमारी से गुजर रहा है। इसको क्या बोलते हैं, केप कैमोरिन। केप कैमोरिन। केप कैमोरिन। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि जो हमारा जो दक्षिणी हिस्सा है कन्याकुमारी में, वहां से कौन सा अक्षांश गुजरता है, तो आपने बोला 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश। अब कई चलो मैं अभी आगे समझाता हूं आपको। उसके बाद आपने क्या देखना, आपने देखा होगा कि ये तो सिर्फ मुख्य भूमि है, ये कहां की बात की मैंने, जो हमारी मेन लैंड है, मुख्य भूमि, जो भारत की मुख्य भूमि है, वहां से जो अक्षांश गुजर रहा है वो 8 डिग्री 4 मिनट है। लेकिन आपने देखा होगा इस तरह से हमारे क्या है, इस तरह से हमारे कुछ अपना द्वीप है, इसको क्या बोलते हैं, अंडोमान निकोबार द्वीप समूह है। कुछ ऐसे हमारे क्या है, द्वीप समूह है। तो वो भी तो भाई भारत का हिस्सा है, हालांकि मुख्य लैंड में नहीं है। वो इधर अगर हम देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी में वो कुछ द्वीप हमारे को मिलते हैं, तो वो अंडमान निकोबार है। तो अंडमान निकोबार से भी तो कोई ना कोई अक्षांश गुजरता होगा, यानी कि जो लाइन इस तरह से जाएगी उसको हमने क्या बोला, अक्षांश। मैंने आपको समझाया ये लाइन कौन सी होती है, अक्षांश। जो इस तरह से लाइन होती है इस तरह से, इसको क्या बोलते हैं, अक्षांश। तो वो ऐसी एक हमारी लाइन अंडमान निकोबार होकर भी जाती है। तो ये कहां पर से जाएगी, ग्रेट निकोबार। तो ये जगह कौन सी है यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं हम ग्रेट निकोबार। ये जाएंगी ग्रेट निकोबार से। तो ये लाइन कौन सी जा रही है, ये लाइन जाएगी 6 डिग्री 45 मिनट। तो 6 डिग्री 45 मिनट वाली जो अक्षांश जाती है वो भारत के कहां से जा रही है, भारत के ग्रेट निकोबार से जा रही है। और इस रेखा को क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट। इस रेखा को क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। जब और इस इंदिरा पॉइंट के बारे में एक फैक्ट यह है कि जो इंदिरा पॉइंट है ये 2004 की, ये 2004 की सुनामी में क्या हो गया था, डूब गया था, डूब गया था। और जब राजीव गांधी यहाँ पे यात्रा करने के लिए गए थे तो उन्होंने अपनी माताजी और पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर इस स्थान का नाम इंदिरा पॉइंट रखा था। तो भारत का जो दक्षिणी पॉइंट है वो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। लेकिन अगर मुख्य भूमि की बात आएगी तो केप कैमोरिन जो का है कन्याकुमारी में 8 डिग्री 4 मिनट। तो हम इसको यहां पे दर्ज कर लेते हैं। तो आप लिखेंगे भारत की स्थिति। तो हम लिखेंगे कि जो 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश भारत की मुख्य भूमि यानी कि कन्याकुमारी के केप कैमोरिन से गुजरता है।
यानी कि जो 8 डिग्री अक्षांश है वो हमारे कहां से गुजर रहा है, वो हमारी कन्याकुमारी के केप कमोरिन से गुजरता है, यानी कि हमारी कैसी लैंड है, मुख्य भूमि है। लेकिन भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 43 मिनट ग्रेट निकोबार से गुजरता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट कहते हैं। इतनी सी बात हमारे ध्यान में आ जाती है। लेकिन ये तो हुआ जो अक्षांश कैसा है, ये अक्षांश कैसा हुआ, जो दक्षिणी अक्षांश है, यानी कि जो दक्षिणी बिंदु है। अगर मैं जो पहले समझाने का मैं प्रयास कर रहा था, जो 6 डिग्री 45 मिनट है, आपके मन में ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है कि सर आपने 6 डिग्री 45 मिनट बोला, इसके ऊपर 8 डिग्री 4 मिनट बोला, तो ये ऐसा क्यों बोला? तो इसका मतलब मैंने आपको ये बोला था ना कि अगर ये हमारा ग्लोब है, ग्लोब के ऊपर ये विषुवत रेखा है, ये 0 डिग्री है ना, तो कर्क रेखा क्या है, ऊपर कर्क रेखा क्या है, ये कितनी है, 23.5 डिग्री है। तो अगर मैं भारत को यूं करके भारत को ये बनाता हूं मैं, तो जो 0 डिग्री विषुवत रेखा, तो ठीक विषुवत रेखा के ऊपर क्या पड़ता है, भारत तो शुरू हो जाता है। भारत तो शुरू होता है, तो यानी कि जो हमारी विषुवत रेखा है वो कहीं यहाँ नीचे होगी, इस तरह से जो विषुवत रेखा होगी तो यहाँ कहीं होगी 0 डिग्री, यहाँ पे होगी। तो जब 0 से मैं ऊपर को चलूंगा ना, 1 2 3 4 5 6 गिनती में जब मैं 6 तक पहुंचेगा, तो 6 डिग्री 45 मिनट में मेरे को एक रेखा मिलती है, और वो रेखा कहां से गुजर रही है, और रेखा हमारे ग्रेट निकोबार से गुजरती है। कहां से गुजरती है? ग्रेट निकोबार से गुजरती है, और ये भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। 6 से मैं ऊपर चलता हूं, और 6 7 8, जब मैं 8 पे पहुंचता हूं तो मैं कहां पहुंचता हूं? कन्याकुमारी पहुंचता हूं। तो इस तरह से समझने का प्रयास करो। जब तक जियोग्राफी को आप फैक्ट से नहीं समझेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, तब तक आपको जियोग्राफी समझ नहीं आएगी। तो इतनी सी बात क्लियर, इतनी सी बात क्लियर होगी आपको। अब 8 डिग्री से जब मैं ऊपर को जाऊंगा, 8 से 9 10 11 12 13 14 15 करते जब मैं ऊपर को जाऊंगा, तो एक जगह ऐसी गिनती आएगी, वहां उसको बोलेंगे हम 37 डिग्री 6 मिनट। तो भारत से जो उत्तरी, भारत से जो अक्षांश गुजरता है, वो कौन सा अक्षांश है, उसको बोलेंगे, यहां लिख लेता हूं मैं, 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट वाला जो अक्षांश है, वो भारत के ऊपर कहां से गुजर रहा है? लद्दाख से गुजर रहा है। कई किताबों में आपको जम्मू कश्मीर मिलेगा, 2019 के बाद लद्दाख अलग से अब यूनियन टेरिटरी बन चुका है, तो लद्दाख से। तो इसको क्या बोलते हैं, आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आज सुन लो, इसको बोलते हैं इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल। और ये कहां से गुजर रही है? ये हमारे लद्दाख, जो हमारी यूनियन टेरिटरी है भारत की, वहां से ये गुजरती है। तो 37 डिग्री 6 मिनट वाला जो अक्षांश है, ये कहां से गुजर रहा है? ये लद्दाख से गुजर रहा है, और इसको क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल। तो जो हमारा उत्तरतम बिंदु है, भारत जहां से ऊपर से शुरू हो रहा है, उत्तर से शुरू हो रहा है, तो लास्ट पॉइंट कौन सा है? वो है इंदिरा कॉल, जो कहां पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। तो 37 डिग्री 6 मिनट वाला अक्षांश वहां से गुजरता है। तो आप ये वाली बात भी नोट कर लो। इसमें लिखेंगे आप, भारत का उत्तरतम बिंदु, भारत का उत्तरतम बिंदु लद्दाख के इंदिरा कॉल से होकर गुजरता है, होकर गुजरता है। और ये कौन सा है? ये 37 डिग्री 6 मिनट वाला अक्षांश है। तो जो हमारे ऊपर से जो अक्षांश गुजर रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम? इंदिरा कॉल। और ये कौन सा है? 37 डिग्री 6 मिनट वाला अक्षांश है। इतनी बात क्लियर। तो ये तो हो गया जी अक्षांश है।
कि भैया हम यहाँ से गए 8 9 10 11 12 13 और ऐसे जब हम 30 31 32 33 34 35 36 37 तक पहुंचे तो 37 डिग्री के बाद भारत खत्म होता है और 37 डिग्री 6 मिनट पे एक जगह पड़ती है लद्दाख में इंदिरा कॉल। तो इंदिरा कॉल कैसा है हमारा उत्तरतम बिंदु है, इंदिरा पॉइंट कैसा है हमारा दक्षिणतम बिंदु है। अगर मुख्य भूमि की बात करेंगे तो कन्याकुमारी में, जिसको हम क्या बोलते हैं केप कैमोरिन बोलते हैं। इतनी सी बात आपके समझ में आ रही होगी। ये तो है भारत की स्थिति। ये कौन सा है अक्षांशीय, ये कौन सा है अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार है। कौन सा है अक्षांशीय विस्तार है। इतनी बात क्लियर। तो मैं इसको मिटा देता हूं। अब बात आती है वही, अब बात आती है देशांतर की कि भाई देशांतरीय विस्तार क्या है। जो तो था हमारा अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार ये मैंने आपको समझा दिया। उत्तरतम बिंदु हमारा 37 डिग्री 6 मिनट है और दक्षिणतम बिंदु वो है हमारा 6 डिग्री 45 मिनट। 6 डिग्री 45 मिनट हमारा दक्षिणी बिंदु है और उत्तरी बिंदु क्या है हमारा 37 डिग्री 6 मिनट हमारा क्या है उत्तरी बिंदु है। 37 डिग्री 6 मिनट हमारा क्या है उत्तरी बिंदु है। लेकिन अगर मैं देशांतर की बात करूं, लेकिन अगर मैं देशांतर की बात करूं, देशांतरीय विस्तार, तो मैंने आपको समझाया था कि ये हमारा ग्लोब है, ग्लोब के ऊपर एक लाइन है जिसको बोलते हैं जीएमटी। और जो भारत है, और ये कौन सी रेखा है हमारी, ये हमारी 0 डिग्री विषुवत है, विषुवत है। और एक मैं रेखा दे देता हूं इधर, इसको बोलते हैं हम कर्क रेखा, कर्क रेखा। तो भारत कहां पड़ता है इसी कर्क रेखा के बीच में, कर्क रेखा के बीच में। तो भारत पूरा का पूरा कैसा है, तो आप ये लिख लेना भारत पूरा का पूरा कैसा है, भारत पूरी तरह उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत कैसा है, भारत पूरा का पूरा, मैंने बोला था ना कि ये हमारा पूर्वी गोलार्ध, इसलिए जीएमटी ने भारत को पूरा, सॉरी भारत को नहीं ग्लोब को पूरा और पश्चिम में कर दिया। तो जो पूर्व वाला हिस्सा उसको बोला पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम वाले हिस्से को बोला पश्चिमी गोलार्ध। तो भारत कैसा है पूरा का पूरा पूर्वी गोलार्ध में और पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध में। कैसा है भारत पूरा का पूरा पूर्वी में, पूरा का पूरा उत्तर गोलार्ध में भारत स्थित है। अब इसी जीएमटी को मैंने बोला 0 डिग्री। अब 0 से जब हम आगे को जाएंगे, मैंने बोला 180 तक, इधर भी जाएंगे हम 180 तक, 180 जाएंगे हम। तो जब इधर इधर से हम आगे को जाएंगे तो हम एक जगह पे पहुंचेंगे जिसको बोला जाता है 68 डिग्री 7 मिनट। क्या बोलते हैं इस रेखा को, 68 डिग्री 7 मिनट। ये क्या हो गया हमारा, अगर मैं इसको पश्चिमी बोल रहा हूं तो ये भारत का पश्चिमी है। लेकिन अगर ग्लोब की स्थिति के हिसाब से मैं बताऊं तो ये किसी से में आएगा, पूर्वी में आएगा। ये क्या में आएगा, पूर्वी में, पूर्वी गोलार्ध में आएगा। तो 68 डिग्री 7 मिनट जो पूर्वी गोलार्ध है इसमें भारत की अवस्थिति पड़ती है। और इसको क्या, ये कहां पे पड़ती है, इसको अगर मैं यहां से मिटा दूं, ये गुजरात में, ये कहां पे, ये देशांतर कहां पड़ रहा है, ये पड़ रहा है हमारा गुजरात में। और गुजरात में जो जगह है वो कौन सी है, सरक्रीक, सरक्रीक, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, गौर माता, या कई बार आता है नारायण सरोवर। तो जो 68 डिग्री 7 मिनट वाला जो देशांतर है जो भारत के पश्चिमी से होकर गुजर रहा है उसको क्या बोलते हैं हम, वो हमारे गुजरात के सरक्रीक यानी कि गौर माता या नारायण सरोवर से होकर गुजरता है। अब वही बात जब हम 68 से आगे को चलेंगे, ऐसे 70 71 72 करते आगे को चलेंगे, तो जब हम अरुणाचल प्रदेश में पहुंचेंगे तो वहां पे एक हमारे को देशांतर मिलेगा, जिस देशांतर को हम क्या बोलते हैं 97 डिग्री 25 मिनट। क्या बोलते हैं उसको, 97 डिग्री 25 मिनट।
97 डिग्री 25 मिनट वाला जो देशांतर है वो कहां पे मिलता है? अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। और अरुणाचल प्रदेश से परे को म्यांमार शुरू होता है और भारत की जो बाउंड्री है वो खत्म हो जाती है। तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो कहां से 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। और यहाँ पे इसको इस जगह को क्या बोलते हैं? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में कौन सी जगह है? किबुथु। किबुथु। तो कौन सी जगह है? किबुथु है। तो अगर आपसे अब कोई प्रश्न करे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो दो है। एक है मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट जो केप कोमोरिन यानी कि कन्याकुमारी से होकर गुजरता है। एक है इंदिरा पॉइंट जो दक्षिणतम बिंदु है जो ग्रेट निकोबार से होकर गुजरता है यानी कि 6 डिग्री 45 मिनट है। ठीक है। और उत्तर की बात करते हैं तो उत्तर से कौन सा अक्षांश गुजरता है? उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट वाला अक्षांश गुजरता है जो इंदिरा कॉल यानी कि लद्दाख से होकर गुजरता है। अगर पूछे कोई कि पश्चिम से होकर कौन सा देशांतर है, क्योंकि जो खड़ी लाइन नीचे ऊपर को ये कौन सी देशांतर है, तो इसको बोलेंगे 68 डिग्री 7 मिनट। ये कौन सा है? गुजरात के सरकरीक से होकर यानी कि नारायण सरोवर से होकर गुजरता है। यह है हमारा अपना पूर्वी बिंदु। जो पूर्वी बिंदु है हमारा वह 97 डिग्री 25 मिनट। ये कहां पे? हमारे अरुणाचल प्रदेश में हमारे को देखने को मिलता है। इतनी बात क्लियर? अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब देखते हैं हम भारत का भाई क्षेत्रफल कितना है, यानी कि भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई और पश्चिम से लेकर पूर्व की जो लंबाई है वो भारत की कितनी है। ठीक है। तो उसके लिए हम कैसे निकालेंगे? तो पहले देखेंगे हम कि जो भारत है, भारत का अक्षांशीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार है कितना है? भारत का अक्षांशीय विस्तार ग्रेट निकोबार को भी छोड़ दो, क्योंकि जो भारत की हम जो अवस्थिति निकालेंगे जो वो मेन लैंड तक की निकालेंगे जो मुख्य भूमि है, तो आप देखेंगे कि 37 डिग्री 6 मिनट। तो 37 डिग्री 6 मिनट जो हमारी क्या है? उत्तरी बिंदु है। और माइनस करेंगे किससे? जो हमारा दक्षिणतम बिंदु है इसको बोलेंगे 8 डिग्री 4 मिनट। तो जब हम 37 डिग्री 6 मिनट को माइनस करेंगे 8 डिग्री 4 मिनट से, तो हमारे पास जो माइनस करके आएगा वो कितना आएगा? 29 डिग्री 2 सेकंड। लगभग लगभग कितनी आएगी? 30 आएगा। लगभग कितना आएगा हमारे पास? 30 आएगा। कितना आएगा? लगभग 30 है। तो जो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, कितने अक्षांश में भारत फैला हुआ है? तो भारत कितने अक्षांश में फैला है? उत्तर से लेकर दक्षिण तक तो 30 अक्षांश में फैला हुआ है। कितने अक्षांश में? तो लगभग 30 अक्षांश में फैला है। अब जब 30 अक्षांश में फैला है तो मैंने आपको ये बात पहले ही बता दी थी कि भारत में सॉरी जो अक्षांश है, अक्षांश के मध्य की दूरी कितनी होती है? बराबर होती है और 111 किलोमीटर होती है। अब ये पूरा 30 तो है नहीं, लगभग कितना है हमारे पास? यानी कि 29 अक्षांश है। 29 डिग्री 2 मिनट तक अगर हम पहुंचते तो हमारे पास कितने हैं? लगभग 29 डिग्री 2 मिनट को हम किससे गुणा करेंगे? तो एक एक अक्षांश की दूसरे अक्षांश के मध्य से दूरी कितनी है? 111 यानी कि 111 किलोमीटर। तो 29 को हम किससे गुणा करेंगे? 111 से गुणा करेंगे तो जो हमारे पास निकल के आएगा वो कितनी आएगी? 3214 किलोमीटर। कितना आएगा? 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। कितना आएगा? 3214 किलोमीटर। तो भारत का जो उत्तर से जो दक्षिण जो भारत की लंबाई है, भारत का जो विस्तार है वो कितना है? 3214 किलोमीटर। कितना है हमारा? 3214 किलोमीटर क्या है हमारी उत्तर से दक्षिण लंबाई या विस्तार। इतनी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है। तो अब आते हैं हम भारत का देशांतरीय विस्तार कि भाई भारत कितने देशांतर में फैला हुआ है। भारत का देशांतरीय विस्तार। देशांतर यानी कि ये जो खड़ी खड़ी लाइन है जो मैं बता रहा हूं ना इस तरह से, ये खड़ी खड़ी लाइन है। तो अगर मैं देखूंगा तो भारत का कितना है?
पश्चिमी की बात करूंगा मैं तो 68 डिग्री 7 मिनट माइनस 97 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट। तो अगर इसको मैं माइनस करूंगा तो कितना निकल के आएगा, ये भी लगभग कितना आएगा, 30 आएगा, यानी कि कितना आएगा 29 डिग्री 18 मिनट। तो अगर 68 से 97 को मैं माइनस करता हूं तो ये कितना आ रहा है 29 डिग्री, हमारे पास 29 डिग्री 18 मिनट आता है। तो लगभग ये भी कितना आता है, लगभग ये भी कितना आता है 30 आता है, लगभग यानी कि 30 देशांतर। तो जो भारत का फैलाव है वो 30 अक्षांश और 30 देशांतर में क्या है, भारत पूरा का पूरा फैला हुआ है। तो लेकिन इसमें जब 30 देशांतर और 30 अक्षांश है तो जो भारत का, तो भारत किस में आता है, समचतुष्कोणीय। जो भारत का आकार है वो कैसा है, समचतुष्कोणीय। तो जो भारत का आकार है, तो भारत का आकार समचतुष्कोणीय है। तो अगर कोई पूछे आपको कि भारत का आकार कैसा है, तो भारत का आकार समचतुष्कोणीय है, यानी कि भारत का आकार इसलिए समचतुष्कोणीय है क्योंकि बराबर भारत को 30 अक्षांश में भारत का विस्तार है और 30 ही देशांतर में भारत का विस्तार है। लेकिन समस्या फिर ये भी आती है कि अब आप बोलेंगे कि सर आपने बताया कि भाई भारत का जो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार बराबर है, तो भारत की लंबाई और चौड़ाई बराबर क्यों नहीं है। वो इसीलिए नहीं है क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि जो अक्षांश है, अक्षांश कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते, इनके जो बीच की दूरी है वो बराबर मेंटेन करके चलते हैं, यानी कि इनके बीच की दूरी विषुवत रेखा पर भी 111 किलोमीटर मिलेगी और ध्रुवों पे जाके भी 111 किलोमीटर मिलेगी। लेकिन जो देशांतर है, देशांतर के बीच में मैंने क्या बताया था, देशांतर का मैंने क्या बताया आपको, देशांतर का मैंने आपको ये बताया कि अगर ये इस तरह से ये लाइन है, तो ये लाइनें क्या हो रही है, ये एक दूसरे को कहां काटती है, ये ध्रुवों पे जाके एक दूसरे से शून्य हो रही है। और हमारी अगर विषुवत रेखा पे देखेंगे तो इसकी लंबाई सार्वधिक मिलती है। तो यानी कि इसकी लंबाई क्या है, विषुवत रेखा पे सबसे अधिक है, ध्रुव पे जाके क्या होती है, कम होती है। और भारत का है, अगर वही बात करेंगे कि भारत का है, तो अगर इस तरह से मैं खींचू तो ये कौन सी कर्क रेखा, तो भारत का यहाँ पे मिलेगा आपको। तो लेकिन जब ये विषुवत रेखा से ऊपर को हम देशांतर में चढ़ेंगे तो यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई होगी उसमें क्या आएगी, कमी आएगी। तो कमी आएगी तो आप लिखेंगे इसमें, तो आप क्या लिखेंगे कि भारत की, ये क्या था 29 डिग्री 18 मिनट। तो आप लिखेंगे कि देशांतरीय विस्तार भारत का 29 डिग्री 18 मिनट है। लेकिन इसके मध्य की दूरी विषुवत रेखा, विषुवत रेखा पर सबसे अधिक होती है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे इनकी दूरी में कमी आती है। क्या आती है, कमी आती है। इसलिए जब हम इसको 29 डिग्री 18 मिनट को किससे गुणा करेंगे, क्योंकि मैंने बोला था ना अक्षांश और देशांतर के मध्य की जो दूरी है 111 किलोमीटर ही होती है। लेकिन देशांतर में दिक्कत ये आती है कि देशांतर की जो विषुवत रेखा के ऊपर दूरी है वो 111 किलोमीटर है, लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे दूरी में क्या आती है, कमी आती है। तो क्या नहीं है, 111 से हम इसको अगर गुना करेंगे तो ये कितना निकल के आता है, तो 111 में क्या लिखेंगे हम, इसमें लिखेंगे कम, क्योंकि भारत कहां पे, कर्क रेखा पे ऊपर है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, थोड़ा कम है। तो इसलिए इसकी जो हमारी जो चौड़ाई निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है, 2933। तो जो इसकी चौड़ाई निकल के आई वो कितनी आई, 2933। कितनी आई, 2933 किलोमीटर।
2933 किलोमीटर। क्या ये पश्चिम से पूर्व चौड़ाई। तो पश्चिम से पूर्व चौड़ाई कितनी कितनी निकल के आती है हमारे समक्ष? यो निकल के आती है 2933। अब आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि भाई इसकी चौड़ाई और लंबाई बराबर क्यों नहीं है, क्योंकि भारत कर्क रेखा में पड़ता है और कर्क रेखा तक जब देशांतर आएंगे तो इनके बीच की इनके मध्य की दूरी कम होगी तो इसलिए इसकी क्या होती है कि इसकी अपना दूरी में असर दिखता है, और असर दिखता है तो इसकी चौड़ाई में भी हमारे को असर दिखता है। हालांकि मैंने बोला कि जो इसका आकार है वो कैसा है? सम चतुष्कोणीय आकार है। कैसा? सम चतुष्कोणीय। वो क्यों है? क्योंकि जो भारत का जो ये आप देखेंगे पूर्व से लेकर पश्चिम से पूर्व चौड़ाई और लंबाई में कितना है? 281 किलोमीटर का अंतर है। 281 किलोमीटर का अंतर है और ये कोई बहुत अधिक अंतर नहीं होता है, इसलिए भारत का जो अक्षांश और देशांतरी विस्तार है वो लगभग कैसा है? बराबर हमारे को दिखाई देता है। तो अब बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल की, कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो जो भारत का क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल, तो जो भारत का क्षेत्रफल है वो कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो भारत का जो विस्तार है वो कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्या है? क्षेत्रफल है। तो विश्व में भारत क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन सा स्थान रखता है? तो आपने लिखना विश्व में भारत क्षेत्रफल की दृष्टि में कितना कौन सा स्थान रखता है? तो सातवां स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है? सातवां स्थान रखता है। और अगर सातवां स्थान रखता है तो पहले नंबर पे कौन कौन है? तो फर्स्ट नंबर पे आप देखेंगे तो रूस है। क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं तो सबसे नंबर पे कौन सा है? रूस है। और रूस की राजधानी कौन सी है? मॉस्को। रूस की कैपिटल कौन सी है? मॉस्को है। और दूसरे नंबर पे कौन सा है? तो दूसरे नंबर पे कनाडा, क्षेत्रफल में कनाडा है। और कनाडा की राजधानी क्या है? अटोवा। क्या है? ओटोवा। तो क्या है कनाडा की राजधानी? ओटोवा है। कैपिटल रखने के बाद मिलाने को आ जाता है। अगर तीसरे नंबर पे बात करूंगा मैं तो तीसरे नंबर पे कौन सा है? तीसरे नंबर पे चीन। तीसरे नंबर पे कौन सा है? चीन है। तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। और चौथे नंबर पे देखेंगे आप तो चौथे नंबर पे अमेरिका। अमेरिका। तो जो अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन नाम की अमेरिका में दो जगह है, तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में जो वॉशिंगटन है वो किसकी है? अमेरिका की। वो क्या है? अमेरिका की कैपिटल है। और अगर आप देखेंगे पांचवें नंबर पे तो पांचवें नंबर पे ब्राजील। तो ब्राजील की जो राजधानी है वो कौन सी है? ब्राजीलिया। वो कौन सी है? तो वो है ब्राजीलिया। अगर आप देखेंगे छठवें नंबर पे तो छठवें नंबर पे क्या है? छठवें नंबर पे मिलेगा आपको ऑस्ट्रेलिया। कौन सा मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? कैनबरा। और सेवंथ नंबर पे हमारा खुद का भारत है। भारत। तो भारत की कैपिटल क्या है? नई दिल्ली। यानी कि क्षेत्रफल के आधार पे भारत का सातवां स्थान है। और भारत से पहले जो ये है वो आपको ध्यान में होनी चाहिए, उनकी कैपिटल आपको ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो विश्व में जितनी भूमि है, विश्व के कुल भूमि का, कुल लैंड का भारत के पास कितना है? 2.43%। 2.43% हिस्सा। यानी कि जो भारत का हिस्सा है वो कुल विश्व की कुल भूमि का 2.43% हिस्सा है। और अगर इसके ऊपर हम जनसंख्या देखेंगे तो 17.5% पॉपुलेशन इसके ऊपर निवास करती है। यानी कि विश्व की कुल भूमि का 2.43% हिस्सा हमारे पास है। और
विश्व की कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या का कितना 17.5% हिस्सा इस भूमि पर। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा घनत्व है यहाँ पे, कितनी अधिक पॉपुलेशन है। यानी कि 2.43% भूमि के ऊपर कौन सा 17.5% पॉपुलेशन यहाँ पे निवास करती है। यानी कि जनसंख्या में अगर आप देखेंगे तो जनसंख्या में सबसे अधिक क्या है, जनसंख्या में सबसे अधिक भारत है। अगर मैं जनसंख्या की बात करूं, जनसंख्या की अगर मैं बात करूं तो जनसंख्या में सबसे अधिक क्या है, सबसे अधिक जनसंख्या विश्व में भारत में, फिर क्या है चीन में, फिर क्या है इंडोनेशिया में, फिर क्या है इंडोनेशिया में। तो ये इस तरह की हमारे पास पॉपुलेशन देखने को मिलती है। इतनी बात क्लियर। तो ये आज का हमारा टॉपिक है और कल वाले टॉपिक में हम भारत की स्थिति एवं विस्तार में जो भारत की जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है भारत का, या जो भारत से कर्क रेखा केंद्र राज्यों से होकर गुजरती है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारत से कहाँ से तय किया गया है, या भारत की जो जलवायु है वो किस तरह की है यहाँ पे। तो ये हमारा जो कल का टॉपिक रहेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।